30 जून को छूटेगी 531 कर्मियों की नौकरी, इस परियोजना के कर्मचारियों के भविष्य पर संशय। बागबानी विकास परियोजना में कार्यरत 531 कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर है। 30 जून 2024 को परियोजना के समाप्त होते ही तमाम अधिकारी और कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। इसके उपरांत इसमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के समायोजन के लिए कोई नीतिगत नियम और दिशा निर्देश तय नहीं है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी है। जवाब में बागबानी मंत्री ने बताया कि परियोजना समापन के साथ ही इनकी सेवाएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बागबानी विकास परियोजना में 290 अधिकारी और कर्मचारी अनुबंध में आधार पर काम कर रहे हैं, जबकि 237 आउटसोर्स के आधार पर काम कर रहे हैं। वहीं 4 सेकेंडमेंट के आधार पर काम कर रहे हैं। फिलहाल यह परियोजना अतिरिक्त विस्तार पर चल रही है। गौरतलब है कि बागबानी विकास परियोजना प्रदेश में अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। परियोजना शुरुआत में 7 सालों के लिए चलाई गई थी। इस तरह यह परियोजना 30 जून 2023 तक थी, लेकिन परियोजना को 1 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है। अब इसकी अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में एक साथ नहीं हो सकती 2 डिग्रियां। प्रदेश में अभी तक छात्रों को एक समय में 2 डिग्रियां हासिल करने का प्रावधान लागू नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक समय में 2 डिग्रियां हासिल करने के संदर्भ में अप्रैल 2022 में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा में ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा नई शिक्षा नीति के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 24 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार इस नीति के विभिन्न प्रावधानों को प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू करने का विचार रखती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों को एक समय में 2 डिग्रियां हासिल करने के संदर्भ में अप्रैल 2022 में दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस विषय में अभी तक नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। प्रदेश में अभी तक छात्रों को एक समय में 2 डिग्रियां हासिल करने का प्रावधान लागू नहीं हुआ है। 17 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को करवाया केरल का भ्रमण। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा नवंबर 2023 में पंचायती राज संस्थाओं के 17 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, 9 कर्मचारियों और 2 अधिकारियों को प्रदेश के बाहरी राज्य केरल में भ्रमण करवाया गया है। विधानसभा में पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि इस भ्रमण पर प्रत्येक व्यक्ति पर 60,985 रुपए और कुल 17,07,588 रुपए की राशि खर्च की गई है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को बाहरी राज्य में भ्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केरल राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली, पंचायतों में किए गए अच्छे व सर्वोत्तम कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने, प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए के बारे में जानने का अवसर मिलता है। अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से सीखने की यह प्रक्रिया मेजबान और मेहमानों के लिए एक उत्कृष्ट, व्यावहारिक व अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। गिफ्ट डीड के बाद ही बनेंगे सड़कों के FCA केस। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में कहा है
कि अब सड़कों के FRA या FCA केस तभी बनेंगे जब पहले गिफ्ट डीड हो जाएगी। पुराने अनुभव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 17,882 गांव हैं और इनमें से 15,556 गांव तक सड़क पहुंच गई है। इस वित्तीय वर्ष में 18 और गांव सड़कों से जोड़े जा रहे हैं। सदन में भाजपा विधायक हंसराज ने पूछा था कि अभी तक सड़क सुविधा से वंचित रह गए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कब पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने चुरा विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कों की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी चाहिए थी। लोक निर्माण मंत्री ने सभी सड़कों की विस्तृत डिटेल देने के साथ विभाग का फैसला भी सदन में बताया। जल शक्ति डिवीजन बदलेगी सरकार। हिमाचल सरकार जल शक्ति डिवीजन खोलने के मामले में युक्तिकरण करने जा रही है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक को एक डिवीजन मिल जाए। वर्तमान में संख्या के तौर पर तो डिवीजन 68 है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र में अभी एक भी डिवीजन नहीं है और कुछ में 2-2 खुल गए हैं। भाजपा विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में यह ऐलान किया। मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि पूर्व भाजपा सरकार में चुनाव से ठीक पहले सुजानपुर, जयसिंहपुर, पच्छाद, नादौन, श्रीनयना देवी, सराज, कसौली और कांगड़ा इत्यादि में 8 डिवीजन खोले गए थे। इनमें से राजगढ़ और नादौन के डिवीजन बहाल हो गए हैं। हरोली में भी डिवीजन खुल गया है, लेकिन सरकार अब इनका युक्तिकरण करेगी ताकि हर विधानसभा क्षेत्र को एक डिवीजन मिल जाए। इसी अनुपूरक सवाल में जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं हैरान हूं कि नादौन में हमारा खुला डिवीजन तो दोबारा खोल दिया गया, पर बाकी जगह क्यों नहीं। श्रीनयना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी पूछा कि एम्स के लिए कोठीपुरा में एक नया डिवीजन खोला गया था, उसे भी सरकार ने बदले की भावना में बंद कर दिया। इस जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने जाते जाते यह डिवीजन खोले थे तो आते आते बंद हो गए। इसमें हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष से एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप सदन में है और उनकी मांग पर डिवीजन बहाल किया है। राजेंद्र राणा के निशाने पर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने विधानसभा में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के NPA से संबंधित सवाल पूछा। राणा ने कहा कि जवाब में आंकड़े भ्रामक दिए गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इनको सदन में स्पष्ट करें। बैंक के जिन अधिकारियों ने बड़े लोन बिना औपचारिकताएं पूरे करके दिए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या सरकार इस बारे में कोई जांच कमेटी बनाने का फैसला लेगी। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च 2023 को बैंक का NPA 1,147 करोड़ था, जो इसी साल 44.70 करोड़ कम हुआ है। जहां तक गलत लोन देने का सवाल है, तो यदि विधायक के पास कोई ऐसी जानकारी है तो लिखित में दे। आपदा प्रभावित परिवारों को दी जा रही राहत में भेदभाव। चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र में आपदा के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त और आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त मकानों और दी गई धनराशि की जानकारी मांगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के तहत 531 मकान आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 103 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। आंशिक नुकसान के मामले में 3.22 करोड़ की धनराशि प्रभावित परिवारों को आवंटित की गई है और बाकी मामले भी प्रक्रिया के तहत होंगे। बलबीर सिंह वर्मा ने आपदा राहत के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया।
राजस्व मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि यह विधायक महोदय का सुझाव है, इस पर विचार करेंगे। केंद्र नहीं दे रहा MIS का पैसा। मनाली से कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में राजस्व एवं बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है, फिर भी राज्य सरकार अपने पैसे से स्कीम को चला रही है। इसमें बागबानों को धनराशि के बदले कीटनाशकों या उपकरणों का विकल्प भी दिया जा रहा है। 2021 में 17 करोड़ का भुगतान किया गया है, जबकि 2022 में 7 करोड़ का भुगतान हुआ है। अभी भी 28 करोड़ 72 लाख का भुगतान शेष है। आनी में विभिन्न विभागों को जारी की 13 करोड़ की धनराशि। मॉनसून 2023 से हुए नुकसान और आपदा प्रबंधन हेतु आनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 13 करोड़ 68,82,257 रुपए की धनराशि विभिन्न विभागों को जारी की गई है। विधानसभा में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार नेगी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि विशेष राहत पैकेज के तहत 6 करोड़ 44,47,000 की धनराशि आनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को जारी की गई है, जिसमें से 14 करोड़ 77,83,494 की राशि व्यय की गई है। सरकाघाट के पपलोग में IDTR का संचालन शुरू। भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पपलोग में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का संचालन शुरू हो गया। विधानसभा में धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में बताया गया कि पपलोग में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान पर 1,284.07 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। IDTR पपलोग में सभी प्रस्तावित मशीन व उपकरण लग गए हैं।